भूताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारिके। यदि कोई ईर्षा भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, छोड़ो न भक्ति वचन सुन इस वीतरागी मार्ग की। माइक की थोड़ी आवाज बढ़ेगी। शांति और समृद्धि की सीरीज में हमारी चर्चा प्रातःकाल एक सामान्य विषय परिचय पर हुई और दोपहर में हमने एक सिद्धांत लिया। प्रॉपर आ रही थी आवाज? हेलो, मिल रहा पता है। हमने एक सामान्य परिचय लिया और उसमें हमने समझा कि भाई पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अभी हमें समझना है कंसेप्ट ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो पीछे एक प्रेजेंटेशन होगी, वो मेरी थीसिस की पार्ट है एक्चुअली में। तो हमें पहले ये समझना आवश्यक है कि ये पूरा सिस्टम पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का क्या है, कैसे है। संसार में जितने भी लोग हैं उनके साथ समस्या ये है कि वो हैं अज्ञानी और अपने आप को ज्ञानी मान के बैठे हैं। जिनागम के अनुसार कहें तो वे हैं दुखी लेकिन अपने आप को सुखी मान के बैठे हैं। उन्होंने सुख की कल्पना ऐसी वस्तुओं में कर ली है जहां सुख उनको कभी मिला नहीं और मिलेगा भी नहीं। दूसरी बात, हम लौकिक में भी देखते हैं, सब लोग जो है ना सामान्य ज्ञान वाले हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि दुनिया की आधी संपत्ति 1% लोगों के पास है और आधी संपत्ति 99% के पास है। आप सोच सकते हैं इतना बड़ा गैप क्यों है। ये आधी संपत्ति 99% के पास है और आधी संपत्ति केवल 1% के पास है। तो वो 1% व्यक्ति कुछ ना कुछ तो ऐसा करते होंगे जिसके बेसिस पे वो लोग करते कुछ नहीं लेकिन इतने धनाढ्य हैं वो लोग। हमारी इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा व्यक्ति है, वॉरेन बफेट करके है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। वो पिछले 50 साल से उसने कुछ काम ही नहीं किया और आज वो 11 लाख करोड़ का तो इंडिविजुअल मालिक है। और उसके सीईओ हैं अजीत जैन करके हैं। वो जैन नाम है, मतलब ऐसा कंफ्यूज मत होना। और टोडरमल जी के अनुसार मात्र नामधारी जैन है वो लोग। तो 1% लोगों की अगर हम स्टडी करें तो वो सुखी हैं कि नहीं, पहला क्वेश्चन। समृद्ध हैं कि नहीं, दूसरा क्वेश्चन। तीसरी बात, हम इस बात पे एनालाइज करेंगे, इस बात का विश्लेषण करेंगे कि यदि उन्होंने लौकिक समृद्धि भी प्राप्त की है तो वो कैसे की है। क्यों? क्योंकि जितनी संपदा उनके पास है, अगर आप कागज पर जोड़ने बैठो तो मैन्युअली वो संपदा संभव नहीं है। पक्के में कोई ऐसा तरीका है जो सामान्य लोगों को नहीं पता और उनको पता है। वो तरीका हम आज जानेंगे कि लौकिक संपदा भी किसी को कमानी हो तो कैसे कमाई जा सकती है, और जिसे हम प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं तो प्रॉस्पेरिटी कितनी प्रकार की होती है, उसके टाइप कौन कौन से होते हैं, पीस के टाइप कितने होते हैं। पूरे जैन दर्शन जिनागम का एकमात्र उद्देश्य ये है कि ये जीव संसार के दुखों से मुक्त हो जाए और सुखी हो जाए। और हम सब लोग भी प्रातः काल से लेकर उस सायंकाल तक क्या करने वाले हैं, करते हैं, भले सोने का हो, उठने का हो, बैठने का हो, कोई भी काम करने का हो। हमारा उद्देश्य मात्र एक रहता है और उस उद्देश्य का नाम है कि हमें कैसे ना कैसे करके सुख मिल जाए। जब हम शांति लेने जाते हैं तो लेने जाते हैं शांति, लेकिन लेकर आते हैं हम अशांति। जिससे मैं ऐसा बोलता हूं कि कीड़े मारने की दवाई में ही कीड़े पड़ गए। समझ गए ना आप क्या कहा? भाई दवाई कीड़े मारने की थी लेकिन वो कीड़े मारने की दवाई में कीड़े पड़ गए। हमारे इंदौर में एक डॉक्टर हैं, माइग्रेन के डॉक्टर हैं, तो वही इलाज करते हैं माइग्रेन का, लेकिन आपको पता है वो खुद माइग्रेन से पीड़ित हैं। तो मेरा लोगों से ये कहना ये होता है कि भाई जो व्यक्ति खुद माइग्रेन से पीड़ित है वो आपका इलाज कैसे कर सकता है?
एक डॉक्टर का मैंने पढ़ा वो चेन स्मोकर है, वो सिगरेट छुड़ाता है। मैंने कहा कमाल की बात है। और सुनो, इतना ही नहीं, आश्चर्य ये नहीं है, आश्चर्य तो इस बात का है, सबको पता है वो चेन स्मोकर है, उसके बाद भी उसकी दुकान पे लाइन लगती है, काय के लिए? सिगरेट छोड़ने को। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, संसार में सब लोग मूड हैं, बट दे आर कंसीडरिंग देमसेल्फ एज सुपर इंटेलिजेंट। अपने गणेश प्रसाद जी वर्णिका में अभी वो मेरी जीवन गाथा पढ़ रहा हूं, तो उसमें काफी सारे प्रसंग पढ़ने में आए, उसमें से कुछ कुछ मैं आपको बताऊंगा। पंडित जी वो एक बात पूरी किताब में लिखी उनने, क्या लिखते हैं पता है? वो व्यर्थ के गल्पवाद में मेरा बहुत समय चला गया, अब मैं व्यर्थ के गल्पवाद में अपना समय, गल्प समझ गया ना, गप्पे मतलब फालतू की बातें। फिर उनने लिखा, पेज नंबर 236 पे लिखा है वो, अब मैं 76 साल का हो चला हूं, अभी प्रवचन के बाद लोग मेरे पास खड़े हो जाते हैं, मेरा बहुत समय व्यर्थ में चला जाता है, अब मैं कल से वो समय भी व्यर्थ में ना गवाऊं। आप सोचो, जिसे भगवान की चिंता हो, अगर प्रवचन के बाद उससे कोई प्रश्न पूछे तो वो कहता है वो मेरे लिए वो भी कैसा है, उपयोगी समय नहीं है। तो उन्हें ये खेद पूरी किताब में जताया है, मेरा समय व्यर्थ में बहुत चला गया, जबकि वो पूरा समय अपना ज्ञान ध्यान में बिताते थे। तथापि उनको क्या खेद होता था कि मेरा समय व्यर्थ के गल्पवाद में बहुत चला गया। तो उनने ही ऐसा लिखा है कि साहब ये जो समस्त संसार है ना, ये समस्त संसार व्यर्थ का गल्पवाद बहुत करता है, व्यर्थ की वार्ता बहुत करता है, मूड है और अपने आप को समझता है ज्ञानी, तो इसका कोई इलाज नहीं है। अज्ञानी और समझता क्या है? अपने आप को ज्ञानी समझता है। अच्छा, उसके अलावा सुनिए आप कि हम लोग, सुबह मैंने बताया था आपको, डेटा की बात बताई थी, तो डेटा पे अब डिटेल करते हैं हम लोग। अब हम लोग कैसे हो गए हैं कि हमारी खुद की कोई सोच नहीं है, हमें लोग जो बोल रहे हैं हम वो करने लगते हैं। कैसे बोल रहे हैं कि भाई यदि टीवी ने बताया कि ये वस्तु अच्छी है तो हम वो करने लगते हैं। अभी आप लोगों ने भी एक पॉपुलर आर्टिकल पढ़ा होगा कि यूरोपियन कंट्रीज, इटली, ये सारी जो है ना, ये सारी कंट्रीज ना ओवर विजिटर्स से परेशान है। ओवर विजिटर समझ गए आप? मतलब यहाँ ओवर टूरिज्म है, और वहाँ नहीं, भारत की भी फेमस 10 जगह पे ओवर टूरिस्ट है, ओवर टूरिज्म है। तो ये बड़ा कैसे, आप जानते हो कैसे बड़ा? देखो, एक यूट्यूबर, एक कोई व्यक्ति वहाँ गया, एक वीडियो बना लाया, देखो भाइयों मैं इधर हूँ, अभी आप लोग आओ, ऐसे ऐसे आओ। अब ये सारे लोगों ने देखा, इसमें से अगर 5% भी कन्वर्ट हुए तो 5% तो इसमें से कन्वर्ट हो गए। ऐसे पूरे भारतवर्ष के लोग हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग उसको देख रहे हैं, विदेश जाने को देख रहे हैं, यहाँ जाने को देख रहे हैं। तो करें क्या? उपयोग में कोई अच्छी बात तो है नहीं, तो सामने जो डेटा आता है उस डेटा का उपयोग करके उसके कारण वो ऐसा मानते हैं कि यहां तो मुझे शांति मिल जाएगी। एक कवि ने ऐसा लिखा है, जो मांगा था वो मिल गया, मगर जो खो गई वो चीज क्या थी। मतलब मैंने ऐसा सोचा था कि मैं एक बार सब जगह घूम लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वो सुखी होने की चाह खो गई। क्यों खो गई? क्योंकि इतना सब होने के बाद में सुखी नहीं हो पाया। तो ये कंट्रीज ओवर टूरिज्म से इसलिए परेशान है क्योंकि पूरा भारत जो है खुद की बुद्धि से काम नहीं ले रहा है, वो दूसरों की बुद्धि से काम ले रहा है। अभी देखो, भारत में एप्पल मोबाइल की सेल बहुत बढ़ गई, पूरे वर्ल्ड में कम हुई, और एप्पल की भारत में बहुत सेल बढ़ गई। क्यों बढ़ गई साहब? तो सुनो कौन कौन खरीद रहा है एप्पल का मोबाइल। 1 लाख 1.25 लाख का आता है ना, महंगा है ऐसे देखो मोबाइल के लिए, लेकिन जितने सब्जी वाले, भाजी वाले, सफाई, सब लोग खरीद रहे हैं। पता है, अभी वो एक एप्पल का मोबाइल भी है, तो क्या बेटा यूज़ करता है वो, तो वो कुछ उसमें ख़राब हो गए तो वहाँ दिखाने गए स्टोर पे, तो आप मानो 40 लोग खड़े थे वहाँ, 40 में से 4 लोग अपन जैसे थे, मतलब सफिस्टिकेटेड थे, 16 लोग ऐसे ही थे। पता है, उसे हम इंदौरी भाषा में बोलते छपरी टाइप थे। तो अपन को लगा यार हम आ कहाँ गए यार। कहने का तात्पर्य ये है कि डेटा ये है कि जिसके पास कोई दिमाग में अच्छी बात नहीं होगी, निश्चित रूप से उसे जो दिखाया जाएगा
वो वैसा ही बन जाएगा। आप लोग कपड़े अपनी मर्जी से पहन नहीं रहे हैं, घूमना अपनी मर्जी से कर नहीं रहे हैं, खाना पीना अपनी मर्जी से कर नहीं रहे हैं। ये होटलिंग का चैनल क्यों बढ़ा? बोलो, होटलिंग का जो चलन बढ़ा ना सुन भाई, आप तो सो जाते हो 9 बजे, लेकिन ये लोग की लाइफ चालू होती है 9 बजे, तो वो फिर 10 बजे पहुंचते हैं, फिर 11 बजे तो महफिल सजती है इनकी, थालियां सजती हैं, फिर 12 बजे चालू करते हैं, 12:30 बजे बाइंड अप करते हैं और बाय बोलते बोलते 1 बज जाते हैं। अब मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि भाई खाना 12 बजे खाया, पचाओगे कब आप लोग? वो पचेगा नहीं। तो ये भी किसकी देन है पता है? ये देन है आपके डेटा की। दूसरा, टीवी वालों ने ये बता रखा है, हर्षित जी क्या बता रखा है कि ये जो धर्म करने वाले लोग हैं ना, ये मूर्ख हैं, ये ऑर्थोडॉक्स हैं, इससे कुछ नहीं होता है, आपकी लाइफ का एंजॉयमेंट चला जाएगा। तो पता है सब लोग ऐसे ही मानना चालू कर दिया। अब यहां कहते हैं कि भाई ये हमारे साथ हो क्यों रहा है? तो मेरी इसमें जो मैं प्रेजेंटेशन इसमें लिखा हुआ है कि एक प्रॉस्पेरिटी जो होती है ना, वो प्रॉस्पेरिटी होती है स्टडी की प्रॉस्पेरिटी, जिसे हम बोलते हैं स्वाध्याय की समृद्धि। स्वाध्याय कह लो, अध्ययन कह लो, कुछ भी कह लो। चूंकि लोग धन से तो समृद्ध हो गए, लेकिन उनके पास समृद्धि काय की नहीं आई? ज्ञान की समृद्धि नहीं आई। तो पता है लोग आजकल बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। बिना ज्ञान के अगर आपके पास धन आ गया तो वो निश्चित रूप से व्यसनों की ओर ही जाएगा। नियम है ये। बिना ज्ञान के अगर आपके पास धन आ गया तो वो व्यसन की ओर जाएगा, और कोई उपाय है ही नहीं आपके पास। तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में जो लोग इसकी इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, वो एक तो डेटा को जानते नहीं कि सही डेटा मुझे कहाँ से लेना है। और जैन फिलॉसफी आपको ये बताती है कि जो पीस है और प्रॉस्पेरिटी है वो बाहर में दिखाई देती है एज अ आउटपुट, लेकिन उसका इनपुट कहीं और है। तो इनपुट कहाँ है उसका इनपुट है हमारे ब्रेन में। हमारा ब्रेन सिग्नल्स देता है कि आप सुखी हो, तो हमारी बॉडी अपने आप को सुखी दिखाती है। हमारे साथ समस्या ये है, ब्रेन में कुछ है नहीं, सिग्नल मिलते नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं? हम आर्टिफिशियल सुखी होने का प्रयास करते हैं। क्लब खुलते हैं, लाफिंग क्लब खुलते हैं। तो लाफिंग क्लब क्या होते हैं? ये हंसने वाले क्लब खुलते हैं। क्यों खुलते हैं? ये हंसते हो ना, बोलो बोलो, बोल सकते हो, बोलो। लाफिंग क्लब क्यों खुलेंगे बच्चों, बोलो। स्ट्रेस फ्री। अच्छा, इसलिए हंसते हैं। और देखो भाई, इसलिए हंसते हैं, वो ऐसा मानते हैं ये लोग कि आजकल जो लाइफ है ना इतनी हेक्टिक हो गई है कि लोग हंसते नहीं है, और बिना हंसे ना हमारे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, तो वो वहाँ हंसाते हैं। मैंने कहा बारे पगलो, हंसाने के लिए भी क्लब चाहिए? हम तो ऐसे ही हंस लेते हैं, ऐसे ही। आप तो बोलो, हम और विपिन जी तो हंसते ही मिलेंगे आपको, लेकिन भैया सबके साथ नहीं हंसते हम। जिसके साथ हंसना चाहिए उसके साथ ही हंसते हैं हम। उधर तो जाए और हाथ उठा के हाँ, तो कह रहे हैं भैया यहाँ एक मैंने लाइन डाली है कि आपको पीस एंड प्रॉस्पेरिटी नेचुरली फ्लो होना चाहिए। तो उसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जिससे मैं बोलता हूं, श्रद्धान की क्लैरिटी अगर आपको है तो आपको बाह में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी अपने आप आएगी। और अगर श्रद्धान क्लियर नहीं तो क्या होगा आपके साथ? तो फिर पता क्या होगा? आज एक यूट्यूबर ने ये बताया, कल दूसरा बताएगा, कल तीसरा बताएगा, आपका खुद का कोई डिसीजन नहीं, आप पागल हो जाओगे। तो अब इसका समराइज करते हैं डेटा वाला, कि भैया डेटा बहुत सोच समझ के अपने दिमाग में डालना। हमारा दिमाग इट इज नॉट जस्ट डस्टबिन, एनीवन कैन पुट देयर गार्बेज। हमारा दिमाग कोई डस्टबिन थोड़ी है, कोई भी आके अपना डेटा पटक जाए। हमारा दिमाग बहुत सोफिस्टिकेटेड प्लेस है, जहां जो भी डेटा जाएगा वो डेटा जो है ना, वो डेटा हमारे काम में आना चाहिए। वो काय के काम में आना चाहिए? हमें शांति और समृद्धि प्राप्त करने की। रात को आप लोग हॉरर मूवी देख के सोते होंगे, कभी सोए रात को? देखो भाई, मैं बहुत डरता हूँ हॉरर मूवी देख के सोने से, देखने से नहीं, देख के सोने से। क्यों? मैं जब देख के सोया पंडित जी, पता है मुझे ऐसा लगता है पीछे से कोई आ रहा है। वो मूवी में पायल की आवाज आती तो मैं उठता हूँ, तो भी आपको इतने बड़े हो गए तो भी डर लगता है? हाँ लगता है मुझे। मैं नहीं देखता। मुझे बाद में समझ में आया
कि रात को मैंने हॉरर मूवी का डेटा दिमाग में डाल के सोया, तो पता है मेरा दिमाग उस डेटा को प्रोसेस कर रहा है। मुझे समझ में वो आया, लेकिन मैंने उसका अप्लाई अलग कर दिया। क्या किया? इसका मतलब रात को सोने से पहले स्वाध्याय करना है। तो स्वाध्याय अगर सोने से पहले किया तो क्या होगा कि डेटा जो प्रोसेस होगा वो कौन सा डेटा प्रोसेस होगा? फिर जो लास्ट हमारा डेटा था स्वाध्याय का। तो मैं आप लोगों को ही बोल रहा हूं, अपन क्या करते हैं सोने से पहले? क्या करते हो आप लोग? हैं? इतने तो आप लोग एक्सपर्ट हो, एक हाथ से मोबाइल चला लेते हैं। मेरे को तो अभी भी दोनों ही हाथ लगते हैं, एक हाथ से मोबाइल ऐसे स्क्रॉल करते हैं। बट वैसे ढूंढते हो क्या हो आप लोग उसमें? हैं? रील्स ढूंढते हो? इनको ही नहीं पता कि भाई वो रील्स कौन सी ढूंढने, जो मिल जाए वो देख लेते हैं। तो अगर आप लोग रात्रि को अपने दिमाग में ऐसा डेटा लेते रहेंगे जो काम का नहीं है, तो याद रखना आप कभी भी ना तो पीस प्राप्त कर सकते ना प्रॉस्पेरिटी। सुन लो, मैं धार्मिक बात छोड़ भी दूं, सफल तो कोई भी हो जाता है, लेकिन अति सफल होने के लिए ना बहुत डिसिप्लिन लाइफ चाहिए। हमें हमारे दिमाग को बहुत ट्रेन करना पड़ता है, हमारे दिमाग में डेटा बहुत काम का डालना पड़ता है, तब जाके आप लौकिक रूप से सफल हो पाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि हमने इतनी सी सफलता प्राप्त कर ली, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। मैं ये बोलता हूँ कि आप में तो इससे कई गुना ज़्यादा होने का पोटेंशियल है, सफल होने का, लेकिन आपने उसको क्या किया? आपने ऐसा सोचा मैं सफल हो चुका, तो आपको जो सफलता प्राप्त होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। हम में सामर्थ्य तो है, समझ लो जिनेंद्र देव बनने की, लेकिन हमने क्या किया? हमने मात्र थोड़े से शुभ भाव कर लिए और हमें ऐसा लगा बस हमारा काम तो हो गया। ठीक है, तो चलिए इसमें पेज नंबर निकालिए, कौन ऑपरेट कर रहा है? एक मिनट बता रहा हूं पेज नंबर। हाँ, ये 4.3 निकालिए। पेज नंबर क्या दिख रहा है? पेज नंबर 5, 4.3 है, नीड ऑफ पीस इन टुडेज टाइम। निकालिए पीछे। हाँ, 4.3। हाँ, इसमें लिखा है नीड ऑफ पीस इन टुडेज टाइम। दिस क्वेश्चन मे अराइज दैट वेयर ऑन वन हैंड every prosperous nation is engaged in manufacturing and researching sophisticated and the deadly weapons. On the other hand, they are the one who makes noise for establishing peace in the world. मतलब क्या कह रहे पता है इसमें कि जहाँ देश लगातार हथियार बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वो शांति की भी बात करते हैं। आपको पता है सबसे सबसे चतुर देश कौन सा है वर्ल्ड में? यूएस। पूरे वर्ल्ड को हथियार सप्लाई करने का काम वही करता है और शांति की बात भी वही करता है, लड़ाता भी वही है, शांति की बात भी वही करता है। तो आज के ज़माने में पीस की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि दिन पर दिन डेडली वेपन्स बनते जा रहे हैं और उन हत्यारों के कारण से, वेपन से हत्याएं हो रही हैं, जिसके कारण से ये समाज रेस्टलेस होता जा रहा है। इसमें ये बताया गया है। फिर इसमें आगे निकाल लीजिए, आखिरी पैराग्राफ है, द इसेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन वर्ल्ड पीस विदाउट ह्यूमन पीस। सिमिलरली, विदाउट वर्ल्ड पीस द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन इज इन डेंजर। द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन इज द फर्स्ट गोल ऑफ the concept of world peace, and man should keep alive spiritual coexistence along with his existence and remain happy and peaceful himself. This is second goal concept of the world peace. मतलब संसार को भी शांति की आवश्यकता है, और जो पीस का जो टारगेट है वो सोसाइटी, इंडिविजुअल और समस्त संसार, इनको पीस की आवश्यकता है। ये इसमें बताया गया है। पूरा नहीं पढ़ेंगे, मैं तो जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ। हाँ,
अब 4.5 में है, वाई दिस वर्ल्ड नीड्स प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी इज समथिंग दैट ऑल ह्यूमन बींग्स एस्पायर regardless of where they come from, their culture, their financial status. It is not just about having a lots of money, but also about overall well-being, including good physics and mental health, strong social relationships, and a sense of purpose. In today's world, the need for prosperity has become extremely important. Here, the researcher will explore the various reasons why prosperity is essential. यहाँ ये कह रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी जो है ना ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सुनिए, हमारे श्रावकाचार्य जी में ऐसा लिखा है, यदि साधु के पास कोई धन रहे तो वो साधु नहीं, और श्रावक के पास कोई धन ना रहे तो वो श्रावक नहीं। क्यों श्रावक नहीं? क्योंकि भाई हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। विपिन जी ने दोपहर में बोला था ना कि भाई धन जो है, धन की कितनी आवश्यकता है, उस पर ही चर्चा चली थी थोड़ी सी। तो धन कोई काम का नहीं है, तथापि धन के बिना कोई काम भी नहीं चलता। नहीं आई बात समझ में? क्या कहा? धन कोई काम का नहीं है, तथापि धन के बिना कोई काम नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? आप लोग थोड़ा सिस्टम समझो। सिस्टम ऐसा है, हम लोग कर्म भूमि के जीव हैं। कर्म भूमि में क्या होता है? कर्म भूमि में कर्म करना पड़ता है। उस कर्म में भोजन बनाने का कर्म, धन कमाने का कर्म, शरीर को स्वस्थ रखने का कर्म, ये सारे कर्म करने पड़ते हैं। और उस कर्म में यदि धन ना हो तो आप अपनी गृहस्थ अवस्था नहीं चला सकते। इसीलिए हमारे चरणानियों में एक इंस्ट्रक्शन आया है, एक गृहस्थ को अपने परिवार के भरण पोषण हेतु धनार्जन करना चाहिए। न्यायपूर्वक शब्द है उसमें। क्या शब्द है? न्यायपूर्वक धनार्जन करना चाहिए। क्यों? यदि वो धनार्जन ना करे तो क्या होगा पता है आपको? तो उसका जो मन है ना, वो मन धर्म में लग ही नहीं सकता है। मैं एक बात बोलता हूँ, यहाँ चाहे आपको सुनाने वाले बैठें या यहाँ सुनने वाले बैठें, कहीं ना कहीं ये धन से थोड़े से निश्चिंत हैं। अगर निश्चिंत ना हो तो ना तो सुनाने वाला सुना सकता है और ना सुनने वाला सुन सकता है। जो नहीं आए सुनने, कहीं ना कहीं वो धन से निश्चिंत ना रहे होंगे। ऐसा ही माना जाएगा जो सुनने ना आए। किसी को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली क्योंकि सैलरी कट जाएगी, किसी को दुकान बंद होने का डर था इसलिए वो नहीं आया। तो यहाँ बताया कि भाई क्यों हमें प्रॉस्पेरिटी की क्यों आवश्यकता है। हाँ, अब एक पॉइंट है कि भाई जो प्रॉस्पेरिटी का जो पार्ट है हमें आज के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाना चाहिए। माँ पहली पाठशाला होती है, तो माँओं को अपने बच्चों को सबसे पहले प्रॉस्पेरिटी का पार्ट पढ़ाना चाहिए। बेटा, प्रॉस्पेरिटी केवल फिजिकल नहीं होती। प्रॉस्पेरिटी का मतलब अगर आप प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं तो भी आप प्रॉस्परस हैं, अगर आप पाठशाला जा रहे हैं, अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो भी आप प्रॉस्परस हैं। ये नहीं कर रहे हैं तो आप प्रॉस्परस नहीं हो पाएंगे। बचपन से सबको एक सपना दिखाया जाता है, क्या? कि आपको बड़ा आदमी बनना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बड़े आदमी की परिभाषा क्या बोलो? बड़े आदमी की क्या परिभाषा है यशवी? बड़ा आदमी किसे बोलते हैं बोलो? पूर्वेश कहाँ है? पूर्वेश भाई, बड़ा आदमी किसे बोलते हैं? बस यही परिभाषा है। ये परिभाषा सही नहीं है, पता है? इस परिभाषा में गड़बड़ है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में एक ही बड़ा आदमी कौन है? अरे आपको नहीं पता। आप बड़े आदमियों के पास बैठो, उनकी वेदनाएं अलग हैं। वो क्या बोलते हैं? हैविंग लॉट्स ऑफ मनी, आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ पेन। तो मैं बोलता हूं कहां से आए वो पेन? यू कैन नॉट अंडरस्टैंड माई पेन। क्या बोलते हैं पता है वो पेन कहां से आया? जिसको दुनिया ऐसा सोचती है मुझे उससे सुख आया, मुझे उससे सुख नहीं आया, मुझे उससे पेन आया। क्यों पेन आया? लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, लॉट्स ऑफ वर्क, लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, लॉट्स ऑफ फियर, लॉट्स ऑफ एंजाइटी, इतनी सारी चीजें। भैया देखो, अगर आप सिस्टम से धन नहीं लाएंगे, सिस्टम से समझ गए ना? मैं देखो जहां भी जाता हूं, मैं भारत सरकार का एक काम करके आता हूं। मैं बोलता हूं देखो भाई, आप आज सुधर जाओ, टैक्स टाइम पे पे करो। अगर आपने टाइम पे टैक्स पे नहीं किया तो हमें पता है इस गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग चल रही है। आपको आने वाले 10 साल में कोई काम का नहीं रहने देगी। आपके घर में 10 करोड़ रुपए भी पड़े हैं, कोई काम के नहीं।
शांति से सोना है तो वह शांति से सोना है तो अब जाग जाओ। वो तो सेंटेंस मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि शांति से सोना है तो जाग कैसे जाएं, हम तो सो ही जाएंगे ना, क्योंकि उसमें आयरनी थी कि भाई जाग जाओ मतलब क्राइम के लिए जाग जाओ। तो वो कहते हैं कि साहब आपको लग रहा है कि हम प्रॉस्परस हैं, हम नहीं हैं, हम बहुत पीड़ित हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम अपने दुख को दूर करने के लिए बड़े बड़े क्लब ज्वाइन करते हैं लेकिन हम नहीं सुखी हो पा रहे। फिर जिसके हाथ में जैन दर्शन लगा उसने कहा अब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, अब मैं सुखी हुआ। तो प्रॉस्पेरिटी का लेसन हम लोगों को, बच्चों को बचपन से पढ़ाना चाहिए, पाठशाला में पढ़ाना चाहिए। बेटे प्रॉस्पेरिटी डजंट मीन ओनली मनी, प्रॉस्पेरिटी इट मीन्स प्रॉस्पेरिटी ऑफ एजुकेशन, मेंटल स्टेबिलिटी इज ऑल्सो प्रॉस्पेरिटी, योर फिजिकल फिटनेस इज ऑल्सो प्रॉस्पेरिटी, साधर्मी वात्सल्य इज ऑल्सो प्रॉस्पेरिटी। ये आपको प्रॉस्पेरिटी की डेफिनेशन बचपन से सबको बतानी पड़ेगी और आपको भी सीखना पड़ेगा। हमने बड़े आदमी की एक परिभाषा पढ़ ली कि बस जो पैसा जिसके पास है वो प्रॉस्परस है। वो तो लौकिक में ही झूठी हो जाती है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े आदमी हैं लेकिन लोग उनको बड़ा आदमी मानते नहीं, तो मेरे से पूछते हैं सौरभ जी आपको पता है मेरे पास क्या कमी है बताओ, लेकिन लोग मेरे को बड़े आदमी नहीं मानते। उनको दुख क्या है पता है, वो कह रहे हैं मेरे पास पैसा है, मैं बताता भी हूं कि मेरे पास है, लेकिन लोग मुझे मानते ही नहीं, पता नहीं मेरे से चेहरे में क्या है। वो कई लोग ऐसे हैं वो बड़े आदमी नहीं हैं और लोग उनको बड़ा आदमी मानते हैं। तो उनको समस्या ये है मैं हूं नहीं तो मानते हैं, और वो कह रहे हैं मैं हूं तो मुझे मानते नहीं हैं। तो मैं दोनों को क्या बात बोलता हूं, मैं एक को बोलता हूं सुनो, जो ऐसा बोलता है मेरे पास है नहीं और लोग मुझे मानते हैं, तो मैं उनको बोलता हूं आपको फ्री में अगर कोई बड़ा आदमी मान रहा है तो आपको समस्या क्या है इसमें आप बताओ। दूसरा, जो बड़ा है और जो नहीं मान रहा है, तो मैंने कहा भैया हमारी तो समय सार में गाथा लिखी है, उसमें कुंतकुर शतक में, ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। तो भैया हमारे यहाँ तो ग्रंथों में लिखा है ज्ञानी लोग अपनी संपदा को अपने में रह के भोगते हैं। कैसे? जैसे सेठ अपनी संपदा को अपने में रह के भोगता है। तो मैं कहता हूं भैया तुम्हें अपनी संपदा में अंदर में कॉन्फिडेंस चाहिए तुम्हें कि लोग तुम्हें वाहवाही करें, वो कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन लोग समझते ही नहीं है। लोग कहते हैं कि सब मुझे बड़ा आदमी कहेंगे तो ही मैं अपने आप को बड़ा मानूंगा। तो यहां कह रहे हैं ये आपका स्ट्रेस का दूसरा लेवल है। तो ये इसमें दिया हुआ है। फिर एक नीड फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन का दिया है। फिर ये अपने काम का नहीं, इन्वेस्टमेंट का, ये तो सब करते ही हैं, वो तो जस्ट एक नॉर्मल लिखना पड़ा था मुझे। हाँ, फिर ये है टीचिंग ऑफ स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। भाई आध्यात्मिक शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। क्यों आध्यात्मिक शिक्षा देना बहुत आवश्यक है सुनिए। आप एक भी मूवी ऐसी नहीं देखेंगे अभी जिसमें शराब पीना ना बताया जाए, और वो इतने सुंदर तरीके से शराब पीना बताते हैं कि ना चाह कर भी लोग पीते हुए दिख जाएंगे। मेरा ऑफिस जहाँ है इंदौर में, आप लोग कभी आएंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे है, आप लोग भी ध्यान से सुनना। तो वहाँ विपिन जी कैसे सीन देखता हूँ पता है, मैं ऑफिस से उतरते हैं तो ऐसी दुकान है, पंडित जी दुकान है, तो वो दारू की दुकान है ना, भाटिया जी की दुकान है वो। तो उसमें अभी पिछले 4 साल से बड़े आश्चर्यजनक घटनाएं दिख रही हैं। पहले केवल पुरुष वर्ग शराब ले जाते दिखते थे, अभी बहुत फ्रीक्वेंट एकदम क्वाइट यंग लड़कियां खुलेआम ऐसी बोतल भर भर के ले जाती दिखती। क्यों दिख रही पता है? वो मूवीज में उसको ऐसा बताया गया कि अगर आप ये ना लो ना पियो तो आपका जीवन बेकार, आप फैशनेबल नहीं। इसीलिए स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी की आज बहुत आवश्यकता है। वो ये बताते हैं कि अब अगर बेटा बड़ा हो गया तो पिताजी बेटे के साथ शराब पी सकते हैं, पत्नी और पति शराब पी सकते हैं। इसीलिए तो ये सारा का सारा सोशल सिस्टम बिगड़ रहा है। क्यों? क्योंकि किसी के दिमाग में भी स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है ही नहीं। अगर स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी हो, उनको ये बताया जाए, क्या बताया जाए कि भैया शराब की एक बूंद में अनंत जीव होते हैं
और शराबी तो कभी माँ को माँ बोलता है, कभी माँ को पत्नी बोलता है, कभी पत्नी को माँ बोलता है, उसके तो कोई ठिकाना नहीं, तो वो ना ले। लेकिन किसी को भी स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी नहीं दी जा रही है, और वो स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी नहीं दिए जाने के कारण से उनको ये व्यसनों में कोई बुरा लगता ही नहीं है। इसमें मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं: इनर अवेयरनेस, डेवलप सेल्फ रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन एंड मेडिटेट, प्रैक्टिस टू नेचर, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। फिर दिया है पर्पस ऑफ मीनिंग, फिर कंपैशन एंड एम्पैथी, प्रमोट काइंडनेस, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग वाइल हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कनेक्टिंग अदर्स विद कंट्रीब्यूटिंग वेलबींग ऑफ कम्युनिटी। मतलब एक साधर्मी वात्सल्य वाली बात यहाँ लिखी है कि हमें स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी में ये भी लोगों को सिखाना चाहिए कि भैया एक साधर्मी वात्सल्य भी आपके साथ रहे, वो भी प्रॉस्पेरिटी है। मैं आपको प्रॉस्पेरिटी के टाइप बता रहा हूँ, केवल धन प्रॉस्पेरिटी नहीं है। सम्य दृष्टि के पास एक साधर्मी वात्सल्य नामक गुण है, वो सम्य दृष्टि की प्रॉस्पेरिटी है वो। फिर यहाँ कह रहे हैं एक इमोशनल प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए हमें। अब ये इमोशनल प्रॉस्पेरिटी क्या होती है जानते हैं आप लोग? हम लोग इमोशनल प्रॉस्परस हैं कि नहीं? हम लोग इमोशनल प्रॉस्परस हैं कि नहीं? अभी यशवी इमोशनल प्रॉस्परस हैं कि नहीं? हम लोग हैं कि नहीं? बोलो, पीछे बोलो। इमोशनल समझ गए ना? मानसिक रूप से मजबूत है कि नहीं? क्या मानसिक रूप से मजबूत चाहिए? हमारे जीवन में कितनी भी सुख और दुख की घटनाएं हो जाएं, तथापि हमारा दिमाग स्टेबल रहे, उसे बोलते हैं हम इमोशनल प्रॉस्पेरिटी। लेकिन आजकल लोग नहीं है। क्यों नहीं है? अभी एक आपके महाराष्ट्र में घटना हुई, पुणे से लड़की जा रही थी इंदौर, बीच में उतरी, इंजीनियर थी 24 साल की, बीच में उतरी, पेट्रोल मंगाया, डाला और आग लगा के मर गई। किसी को समझ नहीं आ रहा क्यों मर गई। हमारे इंदौर में एक घटना हुई, जैन लड़की थी 38 साल की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर टीसीएस में, बस लंच किया, ऊपर गई, ऊपर से नीचे कूद गई। तो पता है ये इमोशनल प्रॉस्पेरिटी नहीं है लोगों में। इमोशनल प्रॉस्पेरिटी नहीं होने के अभाव में लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो उनको क्या दिखता है? डेटा तो प्रोसेस होता नहीं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल डेटा है नहीं, तो उनको ऐसा दिखता है मरने के बाद हमारे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बहुत फ्रीक्वेंटली मर रहे हैं आजकल के बच्चे, बहुत फ्रीक्वेंटली। क्यों मर रहे हैं? उनका दिमाग स्टेबल नहीं है। एक रीजन और सुनो, हम लोग क्या है 6 भाई बहन थे, तो आजकल बच्चों को जितने लाड़ से पाला जाता है ना, हमें थोड़ी पाला गया। आप लोगों ने तो पिज्जा बर्गर खा के बचपन में बड़े हुए, हम चाटे खा के बड़े हुए। अंतर देख रहे हो आप? आपने पिज्जा बर्गर खाए, हमने चाटे खाए। तो भाई हम लोग तो इमोशनल प्रॉस्परस हो गए ना। क्यों? अपन को पता है भाई कभी कभी गलती नहीं भी होती तो चाटे पड़ जाती। चाटा नहीं जानते आप लोग? अरे चाट नहीं है, हाँ चांटा समझ गए ना, स्लैपिंग। हाँ ये स्लैपिंग खा के बड़े हुए हम लोग तो। और आजकल के बच्चे क्या खा के बड़े? पिज्जा बर्गर खा के बड़े हो रहे हैं। एक जोक आया था, आजकल माता पिता दादा दादी जब बच्चा स्कूल जा रहा हो तो ऐसे छोड़ने आते हैं जैसे वो युद्ध पे जा रहा हो। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब स्कूल जाता था, मम्मी को नहीं पता मैं कब आ गया, कब पढ़ लिया, क्या खाया क्या ना खाया। तो हम लोग आज इमोशनल प्रॉस्परस हैं। हाँ वी आर रेडी टू फेस एनीथिंग। लेकिन आजकल के बच्चे इमोशनल प्रॉस्परस है ही नहीं, डांट नहीं सकते। हमने तो सुनो कैसी मार खाई, सुनो बचपन में, आप लोग सुनो ध्यान से। पता है पापा ने डांटा, बोले तो पिटे और नहीं बोले तो पिटे। अब करें तो क्या करें? अल्टीमेट ये समझ में आया कि चुपचाप मार खाओ। अब आजकल क्या हो रहा है बच्चों के साथ, माता पिता बचपन में इमोशनल प्रॉस्परस उनको बनाते हैं, जैसे ही बड़े हुए थोड़ा सा डांटा, डांट सहन नहीं हुई तो मतलब 1000 तरीके मरने के हैं। और ये लोग आजकल तो है ना, आजकल तो टाइप भी नहीं करना पड़ता, गूगल पर डालो, गूगल प्लीज शो मी हाउ कैन आई कमिट सुसाइड, वो बता देगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू द 1000 वेज ऑफ सुसाइड। अब आपको जो अच्छा लगे वो ले लो। अरे भैया ये इमोशनल प्रॉस्पेरिटी बहुत आवश्यक है। पता है हम लोग बहुत वीक हैं, बहुत ज्यादा वीक हैं। राग का फेल्यूर हो जाए तो मर जाता आदमी। क्यों भैया? क्यों? मरने की बात क्या है? आप सोचो जरा,
छेड़ाला में लिखा है ना, हमारा जीवन कितना बहुमूल्य है। जिस तरह से चिंतामणि रत्न को समुद्र में फेंक दिया जाए और उसे फिर से ढूंढने का प्रयास किया जाए तो बहुत कठिनता से प्राप्त होता है। इतनी कठिनता से तो हमें मनुष्य पर्याय मिली है। इफ यू आर नॉट इमोशनली स्टेबल देन यू कैन टेक दिस काइंड ऑफ डिसीजन एज वेल। आप लोग भी ले सकते हैं। तो इमोशनल प्रॉस्पेरिटी तो बहुत आवश्यक है। आप लोगों ने कितनों ने बचपन में मेरे जैसी सिचुएशन फेस की कि बोले तो भी पिटे, नहीं बोले तो भी पिटे। मेरे को नहीं लगता है आप लोग के चेहरे देख के आप लोग सब, हाँ ये सब पिज्जा बर्गर वाले इनने मार नहीं खाई, खाइए क्या? तभी यहां बैठे हो, पता है। जिनने नहीं खाई वो यहां आ ही नहीं सकते हैं। हमारे एक टीचर पढ़ाते थे मैथ, मुझे अच्छे से याद है, 7वीं 8वीं क्लास में। वो अगर आंसर गलत हो ना तो हाथ आगे करो, इतना लंबा डंडा था उनके पास, वो डंडा मारते थे। और पापा को बताने आओ तो पापा मारते थे। बाद में बताने ही बंद कर दिया, एक ही जगह पिटो। और सुनो, मंदिर नहीं जाते थे हम बचपन में, तो आपको पता है खाना नहीं मिलता था, खाना नहीं। 8वीं क्लास का मुझे याद है, एक बार मेरी मम्मी से पंगा हो गया। मम्मी ने बोला मंदिर बिनती याद करनी थी, कौन सी, नरेंद्रम फड़िंद्रम ये वाली, बिनती याद करो, नहीं खाना नहीं मिलेगा। मैंने कहा मत तो नहीं करना। अब मम्मी है, मैंने कहा पिघल जाएगी। और ये काय को पिघल रहे, 4 बजे स्कूल से आ गए पंडित जी, खाने की कोई पूछ परख नहीं। 5 बज गए, आखिरकार चुपचाप किताब लेके बैठ गए। मम्मी याद हो गई, सुनाओ, सुना दी, फिर खाना मिला। ये मम्मी होती हैं जो कि आपको इमोशनल वो बना रही हैं। आजकल की तो माँ भूख लगी ना हो, बेटा कुछ खाना है, वो कह नहीं तो भी खा ले। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इमोशनल प्रॉस्पेरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउअडेज। अगर आप इमोशनल प्रॉस्पर नहीं है तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। देखो जिंदगी में घाटा फायदा चलता रहता है, राग द्वेष भी किसी से होता रहता है। ये तो पता है, ये हमारे लाइफ के पार्ट एंड पार्सल हैं। राग द्वेष ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तत्वाय सूत्र में लिखा है संज्ञाएं होती हैं। ये क्या क्या संज्ञाएं होती हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब संज्ञाएं हैं। अगर क्रोध आ रहा है तो क्रोध एक संज्ञा है। अगर काम के भाव आ रहे हैं तो एक संज्ञा है। द्वेष आ रहा है तो संज्ञा है। इट मीन्स ये सारी की सारी जो विकारी भाव हैं ये तो मनुष्य पर्याय के पार्ट एंड पार्सल है। भले ही आप ये बोलो विभाव भाव है, तथापि हमारे साथ हैं। लेकिन अगर आपने आध्यात्मिक रूप से आप इमोशनल प्रॉस्पेरिटी को अपने जीवन में ना लाए तो थोड़ी सी घटना भी आपको काय के लिए मजबूर कर देगी, मरने के लिए। एक रियल घटना बताता हूं मैं। घाटे के कारण सुसाइड कर ली ये तो समझ में आता है, लेकिन एक को फायदा हो गया तो मर गया। वो कैसे मर गया कि किसान को अच्छी फसल हुई, वो बेचने गया, तो उस समय 500 का नोट नहीं चलता था। तो जिसने फसल खरीदी दुकानदार ने, उसने उसको 100 की गड्डी के बोरे भर के नोट दे दिए। तो उससे कहा कि भाई पैसे उठा लो। बोले कहाँ है सेठ जी, ये बोरे भरे रखे हैं। उसने बोरा खोला और देखते साथ मर गया। क्यों मर गया भैया? सुनो क्या लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने, अविरत दुख भी उत्पीड़न है, अविरत सुख भी उत्पीड़न। क्या मतलब हुआ इसका? अगर बहुत ज्यादा दुख में पीड़ा है ना तो बहुत ज्यादा सुख में भी पीड़ा है। तो ये इमोशनल प्रॉस्पेरिटी का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? आप चुपचाप जिनेंद्र देव द्वारा कही हुई वाणी को पढ़ लो तो आपका दिमाग मजबूत हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? वैसे कल का विषय है वो, जब हम प्रथमान योग पढ़ेंगे। प्रथमान योग, तो प्रथमान योग की घटनाएं जब आप पढ़ोगे तो हमें क्या लगता है, पंडित जी आप हमारा दुख नहीं समझोगे। तो मैं बोलता हूँ बताओ भाई, ये तो कॉमन डायलॉग है। सब लोग क्या मानते हैं, सबसे ज्यादा दुखी कौन? अरे बोलो कौन? आप लोग हो ना सबसे ज्यादा दुखी। हर आदमी यही बोलता है, पंडित जी मैं जितना दुखी हूं और मैंने जितनी समस्याएं झेली इतनी तो कोई ने झेली नहीं होंगी। ये सब लोग बोलते हैं। अभी देखो जैसे पीछे बहन को समस्या झेल ली ना, सबने झेली है, मैंने भी झेली।
सुनो सुनो, कहाँ था वैसे, मैं भूल गया। समस्या सबने झेली है। हाँ भाई, सब किसी से ही पूछो तो क्या 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 आंसर आता है, हम जितने दुखी हैं उतना कोई नहीं होगा। और फिर रामायण चालू। सुनो भैया, आजकल मैंने पैटर्न चेंज कर दिया। मैं पहले पूछता था और केम छो, कैसे हो, तो आंसर आपके लिए हो सकता ठीक हूं, लेकिन मेरे लिए ना बहुत टाइम टेकिंग हो जाता था। आओ पंडित जी बताएं कैसे। ओ भाई, आधा घंटा हो गया, उनकी तो रामायण ही खत्म नहीं हो पाई। तो अब मैंने पूछना ही बंद कर दिया, कैसे हो। बंद क्यों बंद, ना पूछो ना झंझट, कोई झंझट ही नहीं। तो आप सुनिए, कहा है क्लियर, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुन इठिले हैं लोग सब, बांट न लहे कोई। समझ में आया क्या कहा। रहीम दास जी कहते हैं, भाई साहब मन की व्यथा मन में रखो, सुन इठिले हैं लोग सब, मतलब सुन के क्या करेंगे सब लोग, मजे लेंगे, बांट न ले है कोई, कोई बांट नहीं पाएगा। है माताएं बहनें, तो कोई बात अगर पेट में रख रहे तो पेट दुखता है, तो पेट खाली करना पड़ता है। अगर आप इमोशनल प्रॉस्परस हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसे जैसे मैं गणेश प्रसाद जी वर्णी के इस सेंटेंस से बहुत प्रभावित हुआ, जब उन्होंने कहा मैंने व्यर्थ के गल्पवाद में बहुत समय व्यतीत किया, जबकि वो अपना समय बहुत यूटिलाइज कर रहे थे। तो भी मुझे ऐसा लगता है उनको प्रति समय इस बात की भी पीड़ा रहती होगी कि अगर 2 मिनट भी बर्बाद हो गए तो वो क्यों हो गए, वो होना नहीं चाहिए थे मेरे। तो इमोशनल प्रॉस्पेरिटी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप लोग इमोशनल प्रॉस्परस हैं कि नहीं है, बताइए। सब लोग इमोशनल प्रॉस्परस हैं कि नहीं। अरे बोल ही नहीं रहे हो, कहां से, कोई नहीं बोल रहा, देखो तो कॉन्फिडेंस से बोलो ना। फिर अभी आपका इमोशनैलिटी की प्रॉस्पेरिटी का टेस्ट होने वाला है, ले लें क्या, ले लें। पंडित जी कह रहे ले लो। यहां से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। सुनो देखो, मुझे मत दो, अश्विन भाई को मत दो, विपिन जी को मत दो, आप लोग अपनी इमोशनल की प्रॉस्पेरिटी का टेस्ट खुद ही लेना। जब भी कभी हम संकट में हों या अति खुशी के क्षणों में हों, तब आप जिनागम के द्वारा प्रतिपादित वस्तु की व्यवस्था विचार करना, अन्यथा आपकी इमोशनल प्रॉस्पेरिटी कभी भी स्टेबलाइज नहीं हो सकती। मैंने आपको पिछली बार एक एग्जांपल दिया था, वो कैफी डे वाले जो ऑनर था, वो उसने सुसाइड कमिट करी थी ना। हम जो अमाउंट सोच नहीं सकते उसका धनी था वो। उसके पिताजी 10,000 करोड़ के तो कॉफी के बागान छोड़ के गए थे उसके पास, फिर भी वो पता नहीं क्यों मर गया। इसलिए मर गया, इमोशनल प्रॉस्परस नहीं था वो। उसे अध्यात्म का नहीं पता था। क्या नहीं पता था, ये पता नहीं था कि भाई जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। भाई मैं जिन बाहकी वस्तुओं के कारण से अपने परिणामों को व्यर्थ में ही संश्लेषित करता हूं, उसमें से एक भी वस्तु मेरे साथ जाने वाली नहीं। अभी ये जो वार्कशायर हैथवे है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इन्वेस्टमेंट की, 65 लाख करोड़ की कंपनी है। तो उनकी हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है, बहुत फेमस कॉन्फ्रेंस है वो। तो पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टर उसमें जाते हैं। तो इस बार वॉरेन बफेट ने बोला, आखिरी में स्टेटमेंट दिया, आई एम इन्वाइटिंग यू टू कम नेक्स्ट ईयर इन दिस कॉन्फ्रेंस, आई मे नॉट बी देयर इन नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस। मतलब क्या था उसका, भाई उसका पार्टनर था वो 98 ईयर्स का होके मर गया, ये भी 100 साल का हो गया। उसे पता है मैं जीते ही थोड़ी रहूंगा, मैं तो मरूंगा। कॉन्फ्रेंस विल बी देयर बट आई मे नॉट बी देयर, मैं वहां नहीं रहूंगा। फिर जनता को थोड़ा सा इमोशनल लगा कि नहीं नहीं नहीं, आप स्टेटमेंट चेंज करो। फिर उसने बाद में बोला, नो नो डोंट वरी, प्लीज यू विल कम एंड आई विल बी देयर। तुम्हारे कहने से थोड़ी तुम रहोगे। तुम्हारे अब क्या हुआ भाई, इतनी सारी धन संपदा होने के बाद भी, इतनी सारी धन संपदा होने के बाद भी आज उसके जीवन में क्या है। यदि अध्यात्म के रूप से उसका दिमाग तैयार नहीं है तो आज क्या है उसके पास। वो सोचता होगा पक्के में कि मैंने जीवन में क्या खोया क्या पाया जग में।
तो उसके हाथ में पता जीरो आता होगा, जीरो। इमोशनल प्रॉस्पेरस होना बहुत आवश्यक है। फिर है भाई एजुकेशन में तो आ जाना चाहिए, ये पाठशाला में आ जाना चाहिए, ये नहीं पढ़ते। फिर इसके बाद है स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग स्ट्रेस में कब कब आते हैं, बोलिए आप लोग स्ट्रेस में कब कब आते हैं? आप लोग बता सकते हैं, बोल सकते हैं, चुप मत बैठिए, नींद भी भागेगी देखो आप लोगों की, ऐसा नहीं। हाँ, स्ट्रेस में हम किन किन सिचुएशन से आते हैं? एग्जाम, इधर कौन सा है स्ट्रेस? काम पूरा ना हो, ठीक है। और माता बहनें आप लोग बताइए कौन सा स्ट्रेस है? हाँ, अतुल भाई केटलू प्रैक्टिकल व्यक्ति से एकदम पॉइंट की बात कही, बहुत पॉइंट की। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, प्रवचन कर रहा था, ऐसे ही बर्तन वाली बाई की बात आई, पता है वैसे सब लोग सो रहे थे, जैसे बर्तन वाली बाई की बात है सब जग गए। पंडित जी ये दुखते रख पे हाथ मत रखो। मैंने क्यों? हमारे यहाँ यही तो पीड़ा है। बोले 7 दिन मेरे हस्बैंड मांजते हैं, 7 दिन मैं मांजती हूँ। मैंने कहा अगर हमारे यहाँ पति बर्तन मांज दे तो वो नेशनल न्यूज बन जाए। मांजते ही नहीं हमारे यहाँ, इतने कड़क होते हैं। क्यों? अरे भाई ना पत्नी मांजती है हमारे यहाँ, ना पति मांजते हैं। एक झाड़ू बाई लगी, एक बर्तन वाली लगी, एक कपड़े धोने वाली लगी, और कोई नर्स भी है। अच्छा, डस्टिंग के लिए अलग। ओ, ये नया कंसेप्ट सुना मैंने। डस्टिंग, अब बोलो साग काटने वाली अलग है? देखो मैं सब लोगों को एक कंसेप्ट बताता हूं, पता नहीं आप लोगों को बताया नहीं बताया। इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री है, डू यू नो द मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी ऑफ दिस वर्ल्ड? व्हाट इज द मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी? गोल्ड, व्हाइट गोल्ड, डायमंड। देखो डायमंड तो अब डायमंड रहा ही नहीं, आपको पता है डायमंड की तो वैल्यू खत्म हो गई। जब से ये नकली डायमंड बनना चालू हुआ तो अब तो लोग मुंह छुपाने लगे मैं डायमंड व्यापारी हूं। तो बोलते कौन से वाले? तो व्हाट इज द मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी ऑफ दिस वर्ल्ड? कैन यू एक्सप्लेन? क्या है बोलो? टाइम। टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। मैंने एक बार आपको अपना समय दे दिया, इट मीन्स मैं चाहूं भी तो वो नहीं लौटा सकता। और यदि मैंने अपना समय आपको दिया है, इट मीन्स बाय टेकिंग माई टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग द फिलॉसफी बिहाइंड दैट यू कैन चेंज योर लाइफ इंस्टेंटली। टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। और सुनो बढ़िया सुखद बात, भारत एक ऐसा देश है जहां आप भर भर के टाइम खरीद सकते हो। अगर आपने कपड़े वाली बाई रखी है तो कपड़ा नहीं धो रही, पता है वो आपका टाइम बचा के आपको टाइम दे रही है। आपके यहाँ क्या रेट चलता कपड़े वाली बाई का? रेट क्या है? 1000। यहां 1000 नहीं, यहां नहीं, बंबई पूछ रहा हूं। 1500। और कपड़े वाली सब 1000। 5 बाई 5000, 7000 मान लें। बोलो 7000 में अश्विन भाई ये लोग कितना टाइम खरीद रहे। वो टाइम आप लोग कहाँ लगा सकते हैं? रील देखने में, घूमने में, शॉपिंग करने में। अरे नहीं भैया, मैं ये सारी क्लासेस में बताता हूं, भारत एक ऐसा देश है जहां आप समय खरीदकर उसका सदुपयोग स्वाध्याय में कर सकते हैं। विदेशी ये वेदना बोलते हैं, वो सही बोलते हैं, पता है। मैं जब बोलता हूं कि आप लोग तो कितने अच्छे वातावरण में रहते हो, तो क्या कहते हैं? पंडित जी सही बताएं, आज तक हमें इतना निष्फिक्र समय नहीं मिला कि हम यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद निश्चिंत होकर उठा सकें। क्यों? हम टॉयलेट साफ करने से लेके कार साफ करने तक, बर्तन मांज सब हम ही करते हैं। जब हम करते हैं तो सोचो कितना लोड होता होगा, कितना लोड होता होगा। अभी घर में मुझे एक दिन, सालों बाद एक दिन खाना बनाने का मौका आया। आपको पता है, एक दिन खाना बनाया मैंने, घर वालों को इतना जताया खाना बनाना, फोटो खींच खींच के डाले ग्रुप पे, मैं खाना बना रहा हूं। और मैंने बोल दिया घर में, आगे से मैं नहीं बनाऊंगा।
भैया वहाँ सोचो, वहाँ के पुरुषों की वेदना सही है। वो कह रहे हैं पंडित जी हमें जितना टाइम आपको मिलता उतना नहीं मिलता हमें, तो हमारे पास समय खरीदने के लिए बहुत सस्ता अमाउंट पे करना पड़ेगा। 15,000 में एक ड्राइवर आ जाता है, तो आपको कार भी नहीं चलानी। 7,000 में सारी बाइयाँ आ जाती हैं, मतलब 20,000 में आप प्रतिदिन के कम से कम 4 घंटे खरीद सकते हो। और गुरुदेव बोलते थे एक श्रावक को प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 घंटे स्वाध्याय करना है। बोलो आप, 4 घंटे मिल रहे हैं, काय के मिल रहे हैं? मनुष्य भव के मिल रहे हैं। तो स्ट्रेस की बात हो रही थी कि साहब स्ट्रेस में काय काय से आते हैं, तो अतुल भाई ने बढ़िया पॉइंट उठाया कि काम वाली बाई नहीं आती है। वैसे सबकी समस्या, हमारे घर की भी यही समस्या है। वो तो एक दिन अभी मैं घर पे था तो हमारी काम वाली भाई एकदम फॉर्म में थी, घर पे सबको बोल दिया मैं कल से नहीं आऊँगी। तो मैं तो बैठे देख रहा था, मैं क्या हुआ भाई, ये मम्मी ये लोग तो कभी इतने टेंशन में आते ही नहीं, क्या हो गया? अरे वो बोल रही कल से नहीं आई। तो मैंने कहा तुम लोग इतने टेंशन में काहे, क्यों आ गए? तो बर्तन कौन मांगेगा? ठीक है, मैं समझ गया। स्ट्रेस था ये। फिर मैंने बोला कि भाई क्या हुआ, कितने मांग रही? पैसे बढ़ाने का बोल रही, हाँ 300। तुम बढ़ा दिए। मैंने बोल दिया ना बढ़ गए, अब आवाज आएगी? बोले आ जाएगी। अरे भाई 300 में 1 घंटे का टाइम बच रहा है पूरा। अरे घंटे का, और स्ट्रेस बच रहा है, मेरा स्ट्रेस, घर वालों का स्ट्रेस, इसके अलावा दुकानदारी का स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस। क्यों भाई एक बात बताओ, ये अभी जो यहाँ बच्चों ने बोला कि एग्जाम का स्ट्रेस है, तो तुम इतना पढ़ के करोगे क्या? क्या करोगे इतना पढ़ के? वो भी गौरव जी के बेटे ग्रंथ है, उसके पंडित जी 98% आए। मैंने कहा बेटा बहुत नंबर ले आया। इतनी तो मतलब मैं तो 2 बार में इतने लाता था जितने तू 1 बार में ले आया। क्योंकि वो कोई पाठशाला जाना नहीं छोड़ता है, धर्म पढ़ना बंद नहीं करता है, वो तो सहज में ही होशियार है, तो कम पढ़ के भी नंबर आ जाते हैं। लेकिन स्ट्रेस मैं बोलता हूँ किस चीज़ का है? हम पढ़ाई के इतने स्ट्रेस में कि कोटा में हर साल सैकड़ों स्टूडेंट बेचारे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। कोटा में लोगों ने भेजना बंद कर दिया, भैया हमें नहीं भेजना बच्चों को। क्यों नहीं भेजना? वो स्ट्रेस में आके मर जाते हैं। माता पिता कहते हैं अगर तूने ये क्लियर नहीं किया एग्जाम तो, अब वो कहते हैं अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा? मर जाता है वो। भैया स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का कंसेप्ट समझना होगा कि आपको कैसे अपना स्ट्रेस मैनेज करना है, नहीं तो आप निरंतर स्ट्रेस में हैं। और सुनो, सब लोग ये कहते हैं कि साहब हम क्रीम पाउडर लगाएंगे तो सुंदर दिखेंगे। साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है, अगर आपने आर्द्र रौद्र परिणाम न किए तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक शाइनिंग रहेगी। कितना ही क्रीम पाउडर लगा दो, लेकिन आप टाइम से सोओगे नहीं, सही खाओगे नहीं, और ईर्ष्या की भावना तो सबके अंदर ऐसी भरी हुई है ना, ऐसे भर भर के भरी हुई है, देख के जलना चालू कर देते दूसरे को। तो कहते हैं भैया वो स्ट्रेस जो है ना आपको आपकी लाइफ से कम करना पड़ेगा। और इसमें भी यही है कि जो स्ट्रेस है वो कैसे जाएगा, तो स्ट्रेस जाएगा इसके लिए लिखा है मैंने कि भाई आपको माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन है, पॉजिटिव थिंकिंग है। तो मेडिटेशन मैं वो सांस वाला नहीं बोलता, मैं तो मेडिटेशन इसमें बोलता हूँ कि हम आत्मा का ध्यान करें और परमात्मा का ध्यान करें, ये मेडिटेशन कहलाता है। फिर इसके बाद है पॉजिटिव थिंकिंग। वे एक सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। और वो सकारात्मक कैसे हो सकते हैं हम लोग, समय हो गया बस होने वाला। सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। आप लोगों का माइंडसेट कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव? ध्यान से उत्तर, मतलब सोच समझ के उत्तर देना। हमारा माइंडसेट कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव? हम ऐसा तो नहीं सोचते कि हम घर से बाहर निकले हो आसमान ना गिर जाए। बहुत सारे लोग नेगेटिव थिंकिंग के होते हैं। वो उनको सब चीज़ों में क्या दिखता है, कहीं प्लेन गिरेगा तो प्लेन में यात्रा करना बंद कर देंगे। ये है ऐसी है? नहीं, ये बात बता रही ना, वही ऐसी है। सुनो सुनो, अगर हमें जिनागम के सिद्धांतों का ज्ञान है तो हम लोग नेगेटिव थिंकिंग वाले नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि लिखा है जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं कवहूं काहे होत अधीरा। अनहोनी होती नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, मन का हुआ तो अच्छा,
और ना हुआ और भी अच्छा। ये मेरा नहीं है, तो वो हरिवंश राय बच्चन है ना, तो अमिताभ बच्चन ने ABCL कॉरपोरेशन खोली थी, ये इट वाज द मैटर ऑफ 1996। तो ऐसा है, एक एक्टर ने व्यापार चालू किया, तो क्या होगा, चलेगा व्यापार की नहीं? क्या होगा, एक एक्टर ने व्यापार चालू किया, बैंकरप्ट हो गया। क्यों हो गया? उसे गलती समझ में आई कि भैया अपन को हल चलाना नहीं आता, तो अपन ने हल चलाया, तो चलेगा कि नहीं चलेगा, बर्बाद हो गया। मतलब उसमें ऐसा लिखा था आर्टिकल में कि इनके ऐसे दिन आ गए थे कि लैंडलाइन का नंबर कटवाना पड़ा इनको कि भाई इसका बिल नहीं भर पाएंगे अपन। तो हरिवंश राय बच्चन तो बहुत बड़े राइटर थे, पिताजी की गोद में जाके अमिताभ बच्चन सो गए, और तो पिताजी समझ गए, तो उन्होंने बोला हरिवंश राय बच्चन ने, बेटे ये जो मनुष्य जीवन है ना, इसमें संघर्ष जीवन के आखिरी क्षण तक है, इस संघर्ष कभी खत्म नहीं हो। आज तुम्हारे बुरे दिन है, कल अच्छा आएगा, और बेटे मन का हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो और भी अच्छा। ये वो वहां से कहावत है। तो यहां करें पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या है कि भाई हम अपनी नेगेटिव थॉट से परेशान हैं, अगर फेल हो गए तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो एक तो हम अपनी नकारात्मक सोच को हटाएं, ये भी प्रॉस्पेरिटी का एक तरीका है, प्रॉस्पेरिटी का एक प्रकार है। फिर एनहांस योर नॉलेज, यहां लिखा है, देखिए निकाला ये, एनहांस योर नॉलेज। इसमें लिखा है इग्नोरेंस इज द रूट ऑफ ऑल फेल्यूर एंड लैक ऑफ नॉलेज। Every living being in the world desire to be happy and prosperous, but their efforts are not directed correctly, which is why they cannot attain happiness and prosperity. These individuals work hard day and night, but remain incapable of earning enough for their sustenance. As a result, they experience frustration, mental depression, and the conflicts. However, if a person includes studying as a part of their daily life, they can immediately find relief from all these problems. क्या लिखा? If a person include studying in their daily life, can immediately find relief from all these problems. क्या मतलब इसका? आप लोग कितना पढ़ते हो रोज? रोज कितनी पढ़ाई करते हैं? सब लोग यहाँ कॉमनली पूछ रहा हूं मैं, हाउ मेनी आवर्स यू स्पेंड इन योर स्टडी? कितना समय आप लोग अध्ययन में बिताते हैं? 2 घंटे, लिमिट 2 घंटे। और यहां बताओ आप लोग कितना समय पढ़ने में बिताते हैं? हर्षित जी आप पढ़ते हैं रोज? नहीं, सही बोलना, सही नहीं पढ़ते तो बोलना नहीं पढ़ता। हाँ बोलो, आप बोलो कितना पढ़ते हैं? स्कूल की नहीं बोल लो, पढ़ाई में, स्कूल की पढ़ाई तो मजबूरी है, वो थोड़ी, वो नहीं मानी जाएगी। स्कूल वाली पढ़ाई छोड़ो, दूसरी बोल रहा हूं मैं, जैसे स्वाध्याय करना। मतलब मैं तो, मेरा फोकस तो काय पे है? स्वाध्याय पे, प्रवचन सुनने में है। कोई करता है क्या? स्वाध्याय नहीं करता कोई, ठीक है। तो यहां लिखा है कि भाई इग्नोरेंस इज द रूट ऑफ ऑल काइंड ऑफ फेल्यूर। हमारा अज्ञान ही हमारी समस्त समस्याओं की जड़ है, और उसे हम प्रतिदिन पढ़ के हम कर सकते हैं। फिर इसमें है पर्सनल ग्रोथ, कि हम अपना पर्सनल कैसे अपनी ग्रोथ करें। अभी डेफिनेशन ऑफ पीस तक हम लोग पहुंचे हैं, इतने में हमारा समय हो गया है, कोई बात नहीं, कल इसको लेंगे। तो अभी देखिए, मैंने आपको जो पॉइंट बताया वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सारे पॉइंट से ये बताया कि किस तरह से जो पीस और प्रॉस्पेरिटी है वो हमारी मेंटल स्ट्रांगनेस भी हमारी प्रॉस्पेरिटी है, वो हमारा टाइम भी हमारी प्रॉस्पेरिटी है, हमारा साधर्मी वात्सल्य भी हमारी प्रॉस्पेरिटी है। हम स्वाध्याय कर रहे, वी आर प्रॉस्परस, हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। यू आर अर्निंग, यू नो, यू आर अर्निंग, मैं भी अर्न कर रहा हूं, आप भी अर्न कर रहे हैं। क्या अर्न कर रहे हैं? नॉलेज। नॉलेज की अर्निंग को आप लोग कोई अर्निंग नहीं मानेंगे क्या? ये टाइप ऑफ प्रॉस्पेरिटी नहीं है क्या? है ना। तो इसमें हमेशा हम इस बात को याद रखें कि एक तो हमें मेंटल स्टेबल होना बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन में कई क्षण ऐसे बनेंगे जहां अगर मेंटल स्टेबल ना हुए तो गड़बड़ हो जाएगी। एक, जैसे दोपहर में विपिन जी ने बताए थे कि भी कीनिया से कुछ लोग अपना घर बार छोड़ के आ गए। मुझे पाकिस्तान और भारत का जब विभाजन हुआ था उस समय के उन्होंने बताया,
सौरभ जी, हम लोग लाहौर में थे, हमारे पिताजी बहुत रईस कोठी थी हमारी वहाँ, पता चला विभाजन हो गया, मेरे पिताजी, हम 4 भाई, माँ, उनके भाई, हम सब लोग मात्र एक पोटली लेके आ पाए कपड़ों की, और आप मानो यहाँ आके हमने सड़कों पे फुग्गे बेचे। हमने क्यों बेचे फुग्गे? भाई प्रॉपर्टी, व्यापार, धन संपदा तो सारी वहीं रह गई। लेकिन मेरे पिताजी बहुत स्ट्रांग थे, उन्होंने कहा बेटे कल हमारा अच्छा समय था, आज बुरा, ही तो प्रकृति का नियम है, अच्छा समय के बाद बुरा ही आता है, लेकिन बुरे के बाद फिर अच्छा आता है। हमने वो समय, अगर हम मेंटल स्ट्रांग ना होते तो आप सोचो, हम जैन समाज के लोग, हमने कभी चांदी की थाली के अलावा किसी बर्तन में खाने ही नहीं खाया था बोल, और उनको यहाँ के फुग्गे बेचने पड़े। क्यों? दंगा फैला, वहां भागना पड़ा तत्काल। क्या भागना पड़ा? घोषणा हुई ट्रेन जा रही है भारत, जिसको जान बचानी हो चला जाए। अब आप क्या समेट पाओगे बोलो उसमें से? अगर मेंटल स्ट्रांग ना हो तो आदमी क्या करे बोलो? तो ये मेंटल प्रॉस्पेरिटी के लिए मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे एजुकेशनल प्रॉस्पेरिटी है, मेंटल प्रॉस्पेरिटी है, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है। सो दीज ऑल जस्ट अ काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और हम ये कैसे प्रॉस्परस बने, तो इसका केवल एक ही तरीका है। हे जिनदेव, आपके द्वारा बताए गए तत्व ज्ञान को जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे संसार के समस्त ज्ञानियों की संपदा एक स्थान पर प्राप्त हो जाती है। अरे मिथ्या दृष्टि यदि कोई सफल होने का मार्ग बताए भी तो क्या मैं सफल हो सकता हूँ? मेरी सफलता तो मात्र इसमें है कि हे जिनदेव, आपने मुझे जो मुक्ति का मार्ग बताया है मैं उस पर चलूं, वही मेरी रियल प्रॉस्पेरिटी है। तो आप लोग अपने आप को कैसा फील करते हैं? प्रॉस्परस फील करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? आप लोग प्रॉस्परस हैं कि नहीं हैं? किस चीज से प्रॉस्परस हैं? अभी किस चीज से हैं हम लोग? अभी नॉलेज से प्रॉस्परस हैं हम लोग, अभी साधर्मी वात्सल्य से प्रॉस्परस हैं हम लोग। हमारा मेंटल जो लेवल है वो स्ट्रांग है, हमें स्ट्रेस नहीं है, ये हम प्रॉस्परस हैं। तो इस तरह से हमने कंसेप्ट ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी समझा। इसी बात को हम अब कल के सेशन में आगे बढ़ाएंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इससे संबंधित, या भाई साहब के कोई क्वेश्चन हो तो उनके, या फिर क्रमबद्ध पर्याय के हों तो वो, या फिर कोई और भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।